A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी मैंने आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे चैनल पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। कल आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा मेरे दूसरे चैनल पर। मैं आप लोगों को टाइमिंग भी बता देता हूं, कल शाम को 4 बजे मेरे दूसरे चैनल पर आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का आप लोगों का टेस्ट होगा। ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों ने इन चैप्टर्स को प्रिपेयर भी कर लिया होगा। तो कल शाम को 4 बजे मेरे दूसरे चैनल पर आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का। तो आप सभी लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन दिया क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 6.0 ग्राम है तथा आयतन 1.6 सेंटीमीटर क्यूब है। धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा। क्या पूछा गया हमसे कि धातु के पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी सार्थक अंकों में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है धातु के टुकड़े का द्रव्यमान जो कि कितना दिया, 6.0 ग्राम। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि धातु के टुकड़े का द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें दिया है 6.0 ग्राम। द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या पता है, धातु के टुकड़े का आयतन जो कि कितना दिया है 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे नीचे यही लिखा हुआ है कि धातु के टुकड़े का आयतन v इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए आयतन को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा। हमें यहाँ पे धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में निकालना, यानी हमें यहाँ पे घनत्व निकालना, ध्यान रखिएगा। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो घनत्व बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ था और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस फॉर्मूले का यूज होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। तो देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है। आई होप आप लोगों ने इस फॉर्मूले को याद कर लिया होगा पहले ही। तो घनत्व बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसी में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए हमें द्रव्यमान कितना दिया है 6.0, यानी द्रव्यमान की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 6.0, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और अपॉन में आपका यहाँ पे आयतन है, तो आयतन हमें कितना दिया है 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन की जगह हम क्या रखेंगे 1.6। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आएंगे तो क्या हो जाएगा 60/16 हो जाएगा। और जब आप 60/16 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कैसे यहाँ पे 3.75 आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, 60 है, 60/16 है, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 60 इसको हमें किससे डिवाइड करना, 16 यानी 16 से करना है। कितनी बार जाएगा, 3 बार 16 तिया
48 हो जाएगा। 16 तियां 48, अब 60 में से 48 को लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आएगा। अब 12 छोटी संख्या, 16 यहाँ पे बड़ी है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा आपका। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है। अब 120 में से 112 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। मैं यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ। कितनी बार? 5 बार फिर जाएगा। 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80। अब यहाँ पे पूरा आपका कैंसिल हो चुका। तो क्या मिला? 3.75 ना, यही तो हमें मिला सॉल्व करने पर, यही हमारा आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है। तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए में 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा। जब ये पूछा जाएगा तो आपका आंसर ये होगा 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि धातु के पदार्थ का घनत्व, इसके बाद क्या लिख दिया जाए? यहाँ पे उचित लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? ये शब्द लिख दिया जाए, उचित। आपसे पूछ लिया जाए कि धातु के पदार्थ का घनत्व उचित सार्थक अंकों में होगा, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या आया हुआ है? 3.75, यही तो हमारा आंसर आया हुआ है, 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धातु के पदार्थ का घनत्व उचित सार्थक अंकों में होगा, तब आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान 6.0 ग्राम, यहाँ पे 2 सार्थक अंक है, और आयतन 1.6 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ भी 2 सार्थक अंक है। यानी यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या क्या है? द्रव्यमान और आयतन में 2 है ना, तो जो हमारा यहाँ पे निकलेगा घनत्व, जो घनत्व आएगा, यहां भी हम क्या करेंगे? केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे। 3.75 को हम फिर यहां पे छोड़ देंगे, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3.7 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये तब होगा जब उचित सार्थक अंकों में पूछा जाएगा। लेकिन उचित यहां पे नहीं पूछा गया है, यहां पे सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है कि धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहां पे दिया है 0.06040 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने आपको सार्थक अंक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, सभी रूल्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। तो आप तो इस क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है ना, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रूल क्या लगा है? रूल मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 0.06040, इसको देखिए यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक यहाँ पे है। अशून्य अंक से मतलब 1 2 3 4 5 ये होता है। तो यहाँ पे तो अशून्य अंक है नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे यहाँ पे 0 है, यानी शून्य है, यहाँ पे शून्य है, और यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद भी आपका शून्य है। तो अब ये दोनों जो आपके 0 है, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे केवल 4 सार्थक अंक आपके हैं, ये 6040, यही चारों आपके सार्थक अंक है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोगों ने पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि रूल मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक सार्थक अंक वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है कि किसी पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम है, तब उसके परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है। यानी हमें यहाँ पे सीधे सीधे कोटिमान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है, पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान कितना दिया है? हमें दिया है 3.7 इंटू 10⁻⁻25, यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। रुकिए मैं इधर लिख देता हूँ, 3.7 इंटू 10⁻⁻25,
यही हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे कोटि मान निकालना है। तो कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 10 की घात के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 10 के पावर के रूप में चेंज हुआ है, हमें यहाँ पे अब पावर के रूप में चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये पहले से ही 10 के घात के रूप में कन्वर्ट हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपैरिजन करवाएंगे 3.16 से। ये देखेंगे जो संख्या आपकी दशमलव वाली 3.7 है, ये 3.16 से छोटी है या फिर बड़ी है। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते। देखिए यहाँ पे 3.7 लिखा हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बताइए क्या 3.7 3.16 से ये संख्या जो है बड़ी है या छोटी है। तो मैं आपको बता दूं जो ये 3.7 है ये 3.16 से बड़ी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। अगर यहाँ पे 3.7 की जगह आपका लिखा होता 3.07 तब ये संख्या छोटी होती, लेकिन यहाँ पे 3.7 है, 3.7 इसके आगे 0 ऑटोमेटिक मान लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो 3.7 है ये क्या है, ये 3.16 से बड़ी है। जब 3.16 से ये वाली संख्या बड़ी है तो 10 की पावर में क्या होगा, 10 की पावर यहाँ पे आपकी -25 है। अब यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा, एक घात और यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये रूल मैंने आपको कल ही बताया है कोटि मान ज्ञात करने का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -25 और +1, माइनस और प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, यानी सॉल्व करने पर क्या आएगा 10 की घात -24। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटि मान क्या आएगा 10 रेज़ टू दी पावर -24, माइनस में आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है, -25 और +1 है, तो माइनस प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात -24 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका ये 3.7 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहीं पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो 3.7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -25 आपका ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा, आपको यहाँ पे कंपेयर कराना था 3.16 से। तो देखिए जो 3.7 है ये 3.16 से क्या है, 3.7 जो आपका है बड़ा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पे 3.7 की जगह 3.07 लिखा होता तब छोटा होता, क्योंकि 3.7 है, इसके आगे 0 ऑटोमेटिक आपका आता है, ध्यान रखिएगा, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 3.7 बड़ा है। जब बड़ा है तो यहाँ पे 10 की पावर क्या है -25 है, 10 की पावर -25 थी, अब यहाँ पे +1 हो जाएगा कोटि मान के रूल के हिसाब से। कल मैंने आपको रूल पढ़ाए हुए हैं डिटेल में, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, घात घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 25 में से 1 लेस होगा और माइनस में ही आपका आएगा, जो 24 आ जाएगा ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल ये भी है। यहाँ पे लिखा है कि एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। देखिए यहां पे अब आपसे उचित सार्थक अंकों में पूछा जा रहा है। अभी ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, वहां पे उचित सार्थक अंकों में नहीं पूछा गया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे आपसे पूछा गया कि उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। तो चाल पूछा गया, तो सबसे पहले चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी और अपॉन में क्या होता है समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, बेसिक सा फॉर्मूला, आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय, मैंने लिखा। तो देखिए चाल बराबर दूरी और बटे में क्या होता है, समय होता है। तो दूरी कितनी दी है आपको, तो देखिए दूरी 1260 मीटर की दूरी तय करता, तो दूरी की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1260, ये रख दिया, और अपॉन में समय कितना है 17 सेकंड है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, 1260 और अपॉन में आपका 17 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 17 से हम डिवाइड करेंगे 1260 को। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ क्या है, 1260 है, किससे करना है हमें, 17 से करना है,
ठीक है, 17 से करना, कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, 119 होता है, 7 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 126 में से 119 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 7। अब यहाँ पे ये 0 0 के नीचे मैं यहाँ पे 0 इसको उतार देता हूँ, कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 17 चौके आपका 68 होता है। अब देखिए 10 में से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 68 है, तो यहाँ पे चाहे आप यहाँ पे 7 से एक कैरी लेकर यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 6 में से 6 आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, या फिर आप 70 में से 68 को डायरेक्ट करेंगे तो 2 ही बचेगा, तब भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बचा है, 2 छोटी संख्या है, आप चाहे यहाँ पे पॉइंट लगाइए, अब यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 17। अब यहाँ पे देखिए मैं इधर आगे कर दे रहा हूँ, तो 20 में से अब जब आप 17 को लेस करेंगे 3, फिर यहाँ पे 3 बचा, अब यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, फिर आप एक बार ले जाएंगे 17 1 17, ऐसे आपका आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो हम सिर्फ 2 दशमलव के 2 अंक तक सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमें, 74.11 मिला। क्या मिला, 74.11 मिला। किसको सॉल्व करने पर, 1260 और बटे में आपका 17 है, क्योंकि 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये मिला हुआ है हमें 74.11। लेकिन हमसे पूछा गया है कि उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। हमें यहाँ पे 74.11 सॉल्व करने पर मिला, लेकिन उचित सार्थक अंकों में बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक कण 17 सेकंड में, तो यहाँ पे देखिए समय में आपका क्या दिया, 17 सेकंड दिया है, 17 सेकंड दिया है। 17 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 ही है ना, यानी यहाँ पे समय में सार्थक अंकों की संख्या 2 है, 17 में 2 है, तो इसीलिए जो अब हम यहाँ पे चाल हमारी आई है 74.11 मीटर पर सेकेंड में चाल आपकी आएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आई है इसमें भी हम केवल 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 74 को लेंगे और 1 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि समय यानी जो आपकी 17 सेकेंड यहाँ पे समय दिया, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे चाल में भी केवल 2 सार्थक अंक लेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका 74 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी ऑप्शन सी आपका होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 74.11 ये भी दिया गया है, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि उचित सार्थक अंकों में पूछा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान है। कोटिमान निकालना है, तो कोटिमान में सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपकी संख्या होती है 10 की पावर के रूप में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 10 की पावर के रूप में कन्वर्ट है। तो अब हमें क्या देखना, ये जो दशमलव वाली संख्या है ये 3.16 से छोटी है या फिर बड़ी है। तो देखते ही आप बता देंगे, जो 3.84 है ये 3.16 से क्या है, ये 3.84 ये बड़ी है तो क्या होगा, जो 10 की पावर 5 है इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 6, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यही कोटिमान हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 किलोमीटर कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए कोटिमान का पूरा रूल अभी कल ही मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, अगर वो पढ़ा होगा तो इस सब क्वेश्चन को तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका मात्र 5 सेकंड का है, 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का है, प्रकाश चाल का है, दूरी का है, प्रकाशमितीय ऊर्जा का। तो ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि भार का मात्रक है, किलोग्राम है, न्यूटन है, जूल है, कुंटल है। तो ये तो आप तुरंत बता देंगे, भार का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे बताना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है 10⁻⁻⁻⁻ मीटर। कहां पे दिया हुआ है? ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि 1.0 किलोग्राम भार बराबर है, क्या पूछा गया है? 1.0 किलोग्राम भार बराबर है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया 1.0 किलोग्राम, ऑप्शन बी 980 डाइन यानी 980 डाइन, ऑप्शन सी 1 न्यूटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 980 डाइन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा और ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर निकालने के लिए जाएंगे तो बहुत ही टाइम आपको लगेगा, प्रोसेस काफी लंबी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1.0 किलोग्राम भार बराबर है 980 डाइन, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन दोबारा भी आपका रिपीट हो सकता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि अर्घ मात्रक है, ये जो अर्घ आपका लिखा है ये किसका मात्रक है? कार्य का है, बल का है, शक्ति का है, ऊर्जा का है। 2016 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया ये क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से कहा था कि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्य का। और ये किस पद्धति में है? अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि कार्य, ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूं कि किस पद्धति में ये जो अर्घ है, ये अर्घ मात्रक है कार्य का, ये किस पद्धति में है? तो सीजीएस पद्धति में है। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि कार्य का सीजीएस मात्रक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्घ। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है, ध्यान रख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पिछड़ त्रुटि का मुख्य कारण है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पिछड़ त्रुटि का मुख्य कारण है। अब यहाँ पे पिछड़ त्रुटि लिखा हुआ है, ये टॉपिक आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ था थ्योरी पार्ट में, ये टॉपिक आपका नहीं दिया हुआ है पिछड़ त्रुटि वाला, लेकिन ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जो क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स है उनको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि पिछड़ त्रुटि का मुख्य कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद कर लेना है। तो पिछड़ त्रुटि का मुख्य कारण है पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई मीटर में दी गई है 1.5 मीटर, लेकिन जो चौड़ाई यहाँ पे है वो सेंटीमीटर में दी गई है। फिर आपसे पूछा गया कि तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में होगा। उचित सार्थक अंकों में यहाँ पे निकालना क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें पता है आयताकार तख्ते की लंबाई कितनी दी गई है, 1.5 मीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके अलावा हमें यहाँ पे चौड़ाई भी तो पता है, तो चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई आपकी दी गई है 84 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो आपकी सेंटीमीटर में चौड़ाई दी गई है। सेंटीमीटर को हमें यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे 84 सेंटीमीटर है, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 84 इंटू 10⁻⁻²। क्यों लिखा? मैंने आपको क्या बताया था? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर आपका होता है 10⁻⁻² मीटर होता है। तो फिर 84 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 84 मल्टीप्लाई बाई आपका 10⁻⁻²।
अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 84 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 84 इंटू 10⁻⁻²। अब ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, अभी हमें इसको आगे भी सॉल्व करना है। तो 84 को ऐसे ही रहने दीजिए, 10⁻², इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, अब ये अपॉन में आएगा तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। ऊपर में देखिए 10⁻² था, हम इसको 1 अपॉन में ले आ रहे हैं तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 और अपॉन में 10⁻² का मान क्या होता है, 100 होता है, 10 इंटू 10 100 होगा, यानी 1 अपॉन 100, यानी 10⁻²⁻² को सॉल्व करने पर हमें 1 अपॉन 100 ये मिलेगा। तो देखिए 84 आपका यहाँ पे था ही और अपॉन में 1 अपॉन 100 आपका हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 84 की मल्टीप्लाई 1 में 84 अपॉन में आपका 100 है, तो 84 और अपॉन में आपका यहाँ पे क्या है, 100 है। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। अब जब डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको 0.84 मीटर में अब आपका चेंज हो चुका है। 84 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे मीटर में चेंज कर लिया। मैं आपको ये डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 84 था और अपॉन में आपका 100 था, 100 से हमें डिवाइड करना है 84 को। चलिए करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 84 आपका है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100। अब ये जो 100 है बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। अब ये 840 हो गया। कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार। 100 कितना होता है, 800 आपका होता है ना, 800 होता है। तो यहाँ पे देखिए 0, ये 4 और ये 8 से 8 यहाँ पे तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ होगा नहीं, 8 में से 8 को लेस करेंगे कुछ ही नहीं आएगा, यहाँ पे हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 80 मैं अपनी तरफ से बढ़ा सकता हूँ, 4 बार जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 4 तो आ जाएगा। तो आया ना आपका 0.84 सॉल्व करने पर। तो अब हमारा ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना था, जो सेंटीमीटर में था इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, नहीं तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में। आयताकार तख्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अतः तख्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि तख्ता जो है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। ये फॉर्मूला छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए लंबाई कितनी दी गई है, 1.5 मीटर, ऑलरेडी ये मीटर में थी, तो यहाँ पे लंबाई की जगह 1.5 और चौड़ाई हमने मीटर में कन्वर्ट की, तो हमें क्या मिला था, 0.84 मीटर। ये अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, जब आप 1.5 की मल्टीप्लाई किस में करवाएंगे, 0.84 में, तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको मिलेगा 1.26, ये मिलेगा। लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उचित सार्थक अंकों में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लंबाई में आपके कितने सार्थक अंक है, 1.5 है, सार्थक अंकों की संख्या 2 है, लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या आपकी 2 है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा 1.26 आया है, लेकिन लंबाई में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ भी हम केवल यहाँ तक लेंगे 1.2 तक, यानी 2 ही सार्थक अंक, यानी 1.2 लेंगे, 6 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो उचित सार्थक अंकों में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलिए चेक करते हैं कहाँ पे दिया है 1.2 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब जब आपसे उचित सार्थक अंकों में पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। जब यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 है लंबाई में, तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल हमारा आएगा उसमें भी केवल हम 2 ही सार्थक अंक लेंगे। तो 1.2 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। आपको बताना है लीटर किस पद्धति का मात्रक है, मीटरी का, एमकेएस का, ब्रिटिश का या फिर भारतीय का। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मीटरी पद्धति का। लीटर किस पद्धति का मात्रक है, मीटरी पद्धति का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। तो देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है एसआई पद्धति में, एसआई यूनिट में, यानी
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका एक न्यूमेरिकल दिया है। क्वेश्चन लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें यहाँ पे 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो हमसे 1 ग्राम में पूछा गया है। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और अपॉन में आपका यही आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻28, ये आपका हो जाएगा। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और अपॉन में 9.11 इंटू 10⁻⁻28, ये आपका हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम अलग करेंगे, 1 अपॉन में आपका 9.11 हो जाएगा और फिर इंटू में ये जो आपका 10 की घात -28 है, इसको हम ऊपर भेज देंगे। जब ऊपर भेजेंगे तो पावर आपकी यहाँ पे 10⁻28 प्लस में हो जाएगी। ध्यान रखिएगा नीचे माइनस थी, जब ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही मैंने लिखा 1 अपॉन में 9.11 इंटू 10⁻28, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये 1 और अपॉन में आपका क्या है 9.11, ये आपका दिया है। जब आप इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर आपका 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, 911 से यहाँ पे 100 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब आप यहाँ पे 1 0 पढ़ा पाएंगे। फिर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.1097 इंटू और 10 की घात 28, ये तो थी, ये तो रहेगी। इसको सॉल्व करने पर आपका कितना आया था 0.1097। देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व भी कर दिया है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये 1 अपॉन में 9.11 था, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 2 अंक था, यहाँ पे तो 2 0 ऊपर बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक 1 था, ऊपर 2 0, यानी 100 और अपॉन में आपका 911, ये आपका हो जाएगा। तो यानी 911 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 100 को। तो करेंगे पहले तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, तब जाके 1 0 बढ़ाएंगे, तब आप सॉल्व करते हो यहाँ पे चले जाएंगे। आपको यहाँ तक सॉल्व करना था, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बता दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपको यहाँ पे साइड में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.1097 इंटू 10⁻28। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ दिया है 0.1097, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, सीधे सीधे वैल्यूज आपको रखनी थी और आपको आंसर मिल जाएगा। बस हाँ, यही आपको ध्यान देना, जो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते समय ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती हो जाती है। और आप लोगों को डिवाइड करना तो आता ही होगा ना, भाग करना तो आता ही होगा, पॉइंट वाला ये तो ईजी है, बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 3260 का कोटि मान है। आपको यहाँ पे 3260 का कोटि मान निकालना है। तो देखिए कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमें 10 की पावर के रूप में चेंज करना होगा। कोटि मान का सभी रूल कल ही मैंने आपको बताया है। तो 3260 को जब मैं कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.260 और 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट मैंने कितने अंक के बाद लगाया, 1 2 3 अंक के बाद लगाया ना, इसीलिए 10 की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये पूरा टॉपिक कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.260 इंटू 10⁻3, ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट वाली संख्या है इसको हम कंपेयर कराएंगे 3.16 से। तो देखिए ये जो पॉइंट वाली संख्या 3.260 है, ये आपके 3.16 से छोटी है या बड़ी है, तो देखने में लग रहा है बड़ी है। बड़ी है तो क्या होगा, जो 10 की घात 3 है इसमें +1 हो जाएगा, यानी इसका कोटि मान क्या हो जाएगा 10 की घात 4, यानी 10⁻⁴
यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ दिया है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपने कोटिमान वाला रूल पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन को मात्र आपने 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया होगा। कल ही मैंने आपको कोटिमान वाला रूल पढ़ाया है, जाके पढ़ लीजिएगा, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट भी मैंने फिजिक्स की अलग से बना दी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं यहाँ पे कि बल का एसआई मात्रक आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या होता है बल का एसआई मात्रक? ये तो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। क्या होता है बल का एसआई मात्रक? होता है न्यूटन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहीं पे आपसे बल का सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाए, ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तब आप आंसर क्या करेंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। डाइन होता है, देखिए यहाँ पे डाइन भी आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन ये बल का सीजीएस मात्रक होता है। और यहाँ पे आपसे एसआई पूछा गया, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट पूछी गई है, तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 25 भाग अंकित है। यदि पेच का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक हमें निकालना है। तो अल्पतमांक बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा चूड़ी अंतराल, ठीक है, चूड़ी अंतराल और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो हमें यहाँ पे चूड़ी अंतराल कितना दिया है? चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर दिया है। तो चूड़ी अंतराल की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 1 मिलीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर अपॉन में क्या है? शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 25 भाग अंकित हैं। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या में कितनी दी गई? 25 भाग दिए हैं ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? इसकी जगह हम रखेंगे 25, यानी 1/25। अब हमें इसको डिवाइड करना होगा, चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। 1 है, 25 से करना है यहाँ पे। तो देखिए पहली बात, एक यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब 1 0 बढ़ेगा। अभी भी यहाँ पे 10 है, अभी भी छोटी संख्या, 1 0 यहाँ पे और बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ पे और आ जाएगा। अब देखिए 25 चौके 100 होता है, 4 बार जाएगा और यहाँ पे 100, यहाँ पे पूरा आपका डिवाइड हो गया। तो क्या आया? 0.04, और वो भी mm में आपका आएगा, मिलीमीटर में। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर? 0.04 मिलीमीटर। देखिए ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बड़े आसानी से लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं 0.04 मिलीमीटर कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है कि सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी अच्छी फिनिश है, इसका सार्थक अंक अधिक है, इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक है, यानी सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक है। काफी शुद्ध भाषा में यहाँ पे सुग्राही संयंत्र लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शुद्ध हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मैंने आपको कल ही करवाया हुआ था थ्योरी पार्ट में। यहाँ पे पूछा गया है कि एक साधारण वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप क्या होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक साधारण वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल इस चैप्टर के 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करवा दूं, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि कल आप लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट होगा मेरे दूसरे चैनल पर 4 बजे शाम को, तो सभी लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।